स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं अलीजा किश्वर एंड वेलकम टू पावर पेजेस। आज के इस पार्ट 16 या कह लीजिए लेक्चर 16 ऑन द सब्जेक्ट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी हमारी यूनिट 4 चल रही है, हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन। इसके पहले वाले लेक्चर वीडियो में जहां पे हमने यूनिट 4 शुरू करी थी, दैट इज लेक्चर 15, मैंने आपको बिजनेस कॉम्बिनेशन के बारे में बताया था और उसके एक लेक्चर वीडियो में एक पीपीटी में एक स्लाइड में मैंने उसका ओवरव्यू बताया था, इसी का टाइप्स ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन, और उसका ओवरव्यू था। मैंने बताया था ना कि ये नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में मैं कवर करूंगी, यहाँ पे सिर्फ ओवरव्यू है, तो ये वही वाले टाइप्स ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन है। वहां पे अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसको जाकर जरूर देखिए, ठीक है। और यहाँ से इसका एक इलेबोरेटिव वे हम शुरू करने जा रहे हैं। तो चलिए हम आज का ये लेक्चर वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं टाइप्स ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन होते क्या है। तो पहला टाइप देखते हैं। बिजनेस कॉम्बिनेशन आपको पता है, दो या दो से ज्यादा बिजनेस एक साथ मर्ज होते हैं एक सिंगल एंटिटी बनाने में, ठीक है। इसके पहले वाले लेक्चर वीडियो में बिजनेस कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे से यूज हुआ है। इसमें मैंने एग्जांपल क्या दिया था, एक मैन्युफैक्चरर है, ये सेम उसी चीज का मैन्युफैक्चरर है, ये दोनों साथ आए कि हमें मर्ज हो जाना चाहिए कंपटीशन को हटाने के लिए या कुछ भी XYZ रीजंस के लिए, इन्होंने एक लार्जर एंटिटी खड़ी कर दी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल XYZ लिमिटेड कह लीजिए, आप प्राइवेट लिमिटेड कह लीजिए, कुछ भी, वो इन दोनों ने मर्ज होकर ये बना दिया। तो ये होता है। अब उसी के कुछ टाइप्स भी होते हैं। उसमें पहला टाइप होता है हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशन। हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, अकर्स व्हेन टू और मोर कंपनीज प्रोड्यूसिंग सेम प्रोडक्ट, सेम टाइप ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस मर्ज और कंबाइन। जैसे कि ये वाला है, ये भी मैन्युफैक्चरर है सेम चीज का, मान लीजिए स्टील का, ये भी मैन्युफैक्चरर है स्टील का। अब ये दोनों साथ आ गए, मान लीजिए ये मीडियम स्केल बिजनेस है या स्मॉल स्केल बिजनेस है, इन दोनों ने साथ आने का सोचा तो ये बन गया लार्ज स्केल बिजनेस। और ये फिर कंपटीशन में ज्यादा टाइम तक, ज्यादा एज तक, बिजनेस एज तक टिका रह सकता है। तो इसीलिए सेम सेम टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विस के लिए मर्ज होता है ये। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं, रिड्यूस कंपटीशन इन द मार्केट, इंक्रीज मार्केट शेयर एंड कंट्रोल प्राइसेस, अचीव इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इसके फीचर्स क्या क्या होते हैं, कंपनीज ऑपरेट इन द सेम इंडस्ट्री और सेक्टर, यूजुअली इन्वॉल्व कॉम्पिटिटर्स। कॉम्पिटिटर्स दोनों सेम होंगे तो एक दूसरे के कॉम्पिटिटर्स तो होंगे ही ना, दोनों मैन्युफैक्चरर हैं अगर ये, तो ये एक दूसरे के कॉम्पिटिटर्स ही तो हुए। अब साथ में आ गए हैं तो ये कॉम्पिटिटर्स हुए नहीं। फोकस ऑन कंसोलिडेशन ऑफ मार्केट पावर, ये इसके कुछ फीचर्स होते हैं। आपको ये वाला जो पार्ट 16 है, ये वाला जो लेक्चर वीडियो है, इसके टाइप्स का ये बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है और 15 मार्क्स में पूछा जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं इसके कुछ मेरिट्स। मेरिट्स क्या क्या होते हैं, इंक्रीज मार्केट शेयर, रिड्यूस कंपटीशन, दोनों साथ आएंगे कॉम्पिटिटर्स तो रिड्यूस तो होगा ही ना कंपटीशन। कॉस्ट सेविंग थ्रू इकोनॉमीज ऑफ स्केल, इंप्रूविंग एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग। वहीं पे इसके साथ साथ इसके कुछ डीमेरिट्स भी होते हैं। रिस्क ऑफ मोनोपोली में अट्रैक्ट गवर्नमेंट रेगुलेशंस, अगर ज्यादा उस पर्टिकुलर बिजनेस एरिया में ज्यादा मैन्युफैक्चरर्स नहीं है फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे मोनोपोली का रिस्क होता है। कल्चरल एंड मैनेजमेंट कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं बिटवीन द कंपनीज, हायर कॉस्ट ऑफ मर्जर और एक्विजिशन, ये इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हो गए। चलिए अब सेकंड आते हैं वर्टिकल कॉम्बिनेशन में। वर्टिकल कॉम्बिनेशन आपको वर्टिकल के नाम से ही समझ आ रहा है, यहां से ऐसे। वर्टिकल कॉम्बिनेशन में क्या क्या होता है, मर्जर ऑफ कंपनीज ऑपरेटिंग डिफरेंट stages of production or supply chain. For example, a manufacturer and its supplier or distributor. ये एक मैन्युफैक्चरर था, इसने अपने सप्लायर से टाई अप कर लिया या डिस्ट्रीब्यूटर से ही टाई अप कर लिया, ये हो गया वर्टिकल कॉम्बिनेशन, ठीक है। या तो अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड होगा, इट कैन बी एनीथिंग, बट ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर जाएगा ही, ठीक है। कभी भी ऐसे हॉरिजॉन्टल में नहीं जाएगा, वरना वो हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशन में आता है। देन इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, कंट्रोल सप्लाई चेन एंड रॉ मटेरियल, रिड्यूस प्रोडक्शन एंड ऑपरेशनल कॉस्ट। थर्ड इसका आता है इंप्रूव एफिशिएंसी एंड कोऑर्डिनेशन। वहीं पे इसके साथ साथ इसके कुछ फीचर्स भी होते हैं। क्या क्या होते हैं, कंपनीज आर इन सेम इंडस्ट्री बट एट डिफरेंट प्रोसेस प्रोडक्शन स्टेज। ये जो सप्लायर है रॉ मटेरियल्स का सप्लायर, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, ये रॉ मटेरियल सप्लाई करता है, इसने एक मैन्युफैक्चरर से डील अप किया, टाई अप किया,
जो उसी रॉ मटेरियल्स पे काम करता है, मैन्युफैक्चर करता है और वो आगे डिस्ट्रीब्यूटर को भेजता है। तो ये क्या हो गया, ये वर्टिकल कॉम्बिनेशन ही तो हो गया ना, ये ऐसा, ये वर्टिकल कॉम्बिनेशन ही तो है ना। Focus on integration of production and distribution helps in smooth flow of goods. अगर सेम लेवल का अगर हमने टाइप किया हुआ है कि हमारा फॉर एग्जांपल हम रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं कि हमें अपना रॉ मटेरियल इस पर्टिकुलर वेंडर को या इस पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरर को सप्लाई करना है तो बहुत इजी हो जाता है। और उस मैन्युफैक्चरर को पता है कि हमें ये पर्टिकुलर जो फिनिश्ड गुड्स है वो आगे किस डिस्ट्रीब्यूटर को सप्लाई करना है, तो जो फ्लो होता है ना गुड्स का और सर्विसेज का वो बहुत इजी हो जाता है। ये इसका एक बड़ा एडवांटेज है। देन हम इसके कुछ एडवांटेजेस देखते हैं। इंश्योर अनइंटरप्टेड सप्लाई ऑफ मटेरियल्स, रॉ मटेरियल्स जो मैंने कहा है, रिड्यूस प्रोडक्शन एंड ट्रांजैक्शन कॉस्ट, इंप्रूव एफिशिएंसी एंड कोऑर्डिनेशन। ये सब में सेम ही होता है क्योंकि चाहे वर्टिकल हो चाहे हॉरिजॉन्टल हो कोई भी हो, ये मेन पॉइंट होता है, ये सेम मेरिट होता है सबका। रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन थर्ड पार्टी, वहीं पे इसके साथ साथ इसके कुछ डीमेरिट्स भी तो आते हैं। रिड्यूस फ्लेक्सिबिलिटी इन डीलिंग विद आउटसाइडर सप्लायर्स। मान लीजिए कि आप एक सप्लायर ने अपनी प्राइस है जो यूनिट पर कॉस्ट है वो हाई कर दी, है ना, पर यूनिट कॉस्ट है वो हाई कर दी। अब अगर हमने उसी से टाई अप किया है तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, यू हैव टू डील ना। एक फ्लेक्सिबिलिटी जो हम मान लीजिए 10 सप्लायर से बात करके हम सही एक सप्लायर चूज करते हैं अपने रॉ मटेरियल के लिए, वो नहीं होगा, हमें सिर्फ इसी से ही बात करनी होगी क्योंकि हमने इसे टाई अप के लिए यूज किया है। ठीक है। हाई इन्वेस्टमेंट कॉस्ट होता है, रिस्क ऑफ इनएफिशिएंसी इफ वन स्टेज अंडर परफॉर्म। अगर यहाँ से ही सप्लाइंग रॉ मटेरियल के स्टेज से रॉ मटेरियल सही नहीं आएगा तो मैन्युफैक्चरर तो क्या ही करेगा, फिर वही आगे सेम डिस्ट्रीब्यूट भी होगा। चलिए, lateral combination. A lateral combination occurs when two or more companies producing related products or in related industries merge. Objectives इसके क्या क्या हैं? Achieve synergy and diversification, expand product range and market reach, share resources and technologies. For example, पेन है, ठीक है, कोई मैन्युफैक्चरर है वो पेन की बॉडी बनाता है। अब कोई मैन्युफैक्चरर है वो रिफिल्स बनाता है ना, या कोई है वो पेंसिल पेंसिल बनाता है, कोई प्रोवाइड करता है पेंसिल की लीड का ग्रेफाइट। तो ये रिलेटेड प्रोडक्ट्स है ना, ये रिलेटेड प्रोडक्ट्स है। अगर मान लीजिए कि कोई डॉम्स का बना रहा है पेन से, डॉम्स की पेंसिल्स बना रहा है, डॉम्स का, अब डॉम्स में भी तो अलग अलग टाइप के होते हैं ना, डॉम्स सिर्फ एक पेंसिल नहीं बनाता ना, आपने ट्रायंगुलर शेप की पेंसिल देखी है, अप्सरा हो गई। अब ये दोनों अगर साथ आ गए तो ये हो गया लेटरल कॉम्बिनेशन। ये ना ही वर्टिकल में जाएगा ना ही हॉरिजॉन्टल में जाएगा, ये जाएगा लेटरल कॉम्बिनेशन। क्यों? क्योंकि ये दोनों सेम प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। 19-20 का फर्क होता है डॉम्स में और अप्सरा में। अगर आप पेन्स की बात करें तो डॉम्स के भी आते हैं पेन, और आप कह लीजिए ब्लू लिंक के भी आते हैं, सेम है। ब्लू लिंक को कोई पूछता नहीं है, ब्लू लिंक को कोई पूछता नहीं है। अगर डॉम्स ने ब्लू लिंक को एक्वायर कर लिया तो क्या होगा कि ब्लू लिंक का नाम हट के डॉम्स पे जाएगा। ठीक है। सब्सिडरी और जो पेरेंट कंपनी अगर इस वे में हायर किया है तो ब्लू लिंक का नाम हट के डॉम्स में जाएगा। इसके साथ साथ इसके कुछ फीचर्स भी होते हैं। कंपनीज आर नॉट डायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स, इसके डायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स नहीं होते हैं ये, बट स्टिल कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटर्स होते हैं। प्रोडक्ट्स आर रिलेटेड और कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री या रिलेटेड हो सकते हैं, जैसे कि मैंने ये ग्रेफाइट वाला एग्जांपल दिया या डॉम्स और अप्सरा का दिया। फोकस ऑन एफिशिएंसी एंड मार्केट एक्सपेंशन, वहीं पे इसके साथ साथ इसके कुछ एडवांटेजेस भी है। इंक्रीज मार्केट प्रेजेंस एंड सेल्स, रिड्यूसिंग ऑपरेशनल कॉस्ट टू शेयर रिसोर्स, हेल्प्स इन डाइवर्सिफाई रिस्क। वहीं पे इसके साथ साथ इसके कुछ डीमेरिट्स भी तो होते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ ऑपरेशनल कॉस्ट में भी कॉम्प्लेक्स, कल्चरल एंड मैनेजमेंट डिफरेंसेस कैन क्रिएट कॉन्फ्लिक्ट। ये इसके कुछ मेन
तो ये कॉन्फ्लिक्ट्स वाला जो है ना, ये मेन डिसएडवांटेज है। ये आप कहीं पे भी डाल सकते हैं, वेदर इट कैन बी लेटरल, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, क्योंकि ये तो कहीं ना कहीं आता ही है। ठीक है, और ये भी, तो ये एक यूनिवर्सल डिसएडवांटेज है जो आप बिजनेस कॉम्बिनेशन के टाइप्स में डाल सकते हैं। चलिए फोर्थ पे आते हैं, सर्कुलर कॉम्बिनेशन। अ सर्कुलर कॉम्बिनेशन इज फॉर्म्ड व्हेन कंपनी इन द सेम इंडस्ट्री मर्ज फॉर एक्सपेंशन पर्पस विदाउट डायरेक्टली एलिमिनेटिंग द कंपटीशन। ऑब्जेक्टिव्स इसके क्या क्या है? एक्सपेंड द साइज एंड स्कोप ऑफ बिजनेस, अचीविंग ऑपरेशनल एफिशिएंसी, एंटर न्यू मार्केट और रीजन। फीचर्स क्या क्या है इसके? कंपनीज आर इन सेम इंडस्ट्री, फोकस ऑन एक्सपेंशन rather than competition reduction, does not necessarily affects the market directly। इसके साथ साथ इसके कुछ एडवांटेजेस है, enables business growth and expansion, access to new market and resource, improves financial and operational strength। इसके साथ साथ इसके कुछ डीमेरिट्स भी हैं, जो क्या क्या है? मे रिक्वायर लार्जर अमाउंट, क्योंकि जब आप कहीं पे एक प्री एक्वायर्ड या प्री स्टैब्लिश्ड कह लीजिए मैन्युफैक्चरर या कंपनी पे अपना क्या कहते हैं मर्ज करते हैं अपनी जो स्मॉल स्केल बिजनेस है, तो लीगली वो जो फॉर्मेट होता है ना, उसमें इन्वेस्टमेंट हाई जाती है। तो ये भी एक यूनिवर्सल डिसएडवांटेज है जो आप कहीं पे भी लिख सकते हैं, क्योंकि जब आप किसी को भी मर्ज करते हैं, दो कंपनीज को, दो मैन्युफैक्चरर को, दो सप्लायर, कैसे भी वर्टिकली हॉरिजॉन्टली कैसे भी, तो जो इन्वेस्टमेंट होती है ना, लीगल इन्वेस्टमेंट जो होती है वो हाई जाती है। रिस्क एंड एफिशिएंसी मैनेजमेंट इज वीक। चलिए देन 5 आता है डायगोनल कॉम्बिनेशन। डायगोनल कॉम्बिनेशन क्या होता है? अ डायगोनल कॉम्बिनेशन इन्वॉल्व्स मर्जिंग अनरिलेटेड बिजनेसेस और कंपनीज प्रोड्यूसिंग डिफरेंट प्रोडक्ट्स टू डाइवर्सिफाई ऑपरेशन एंड रिड्यूस रिस्क। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है? डाइवर्सिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज, रिड्यूस ओवरऑल बिजनेस रिस्क, यूटिलाइज रिसोर्स एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। इसके साथ साथ इसके कुछ फीचर्स भी हैं जो हम डिस्कस करने वाले हैं। कंपनीज ऑपरेट्स इन अनरिलेटेड प्रोडक्ट्स। अनरिलेटेड प्रोडक्ट्स, पेन और इरेजर। पेन और इरेजर सिंपल, पेन और इरेजर अनरिलेटेड है। इरेजर से पेन मिटता तो नहीं है ना, बट स्टिल ये दोनों सेम चीजें। फॉर एग्जांपल XYZ है एक कंपनी, वो पेन भी प्रोड्यूस करती है और इरेजर भी प्रोड्यूस करती है, ये अनरिलेटेड है। और ये XYZ कंपनी कैसे बनी है? दो दो लोग, दो कंपनीज ने मर्ज किया और ये XYZ कंपनी क्रिएट कर दी। तो एक पहले से ही पेन बनाता था, एक पहले से ही इरेजर बनाता था। तो इससे क्या हुआ कि ना कंपटीशन कम हुआ और ना रिस्क पड़ा, कुछ भी नहीं हुआ। कि यहाँ से क्या होगा, एक नया XYZ कंपनी होगी जो पेन और इरेजर दोनों को प्रोड्यूस करेगी रेदर देन सिंगल। इसके एक और फीचर है, फोकस ऑन रिस्क रिडक्शन एंड रिसोर्स यूटिलाइजेशन, ऑफ्टन एम एट लॉन्ग टर्म ग्रोथ। अब कोई एक कंपनी है जो पेन बना रही है, अब उसने इरेजर भी निकाल दी, आगे चल के वो पेंसिल या कह लीजिए शार्पनर भी निकाल देगी अगर, है ना। शार्पनर या व्हाइटनर, आप कह लीजिए शार्पनर हो गया, व्हाइटनर हो गया। व्हाइटनर, व्हाइटनर तो आप जानते हैं ना, आपने यूज किया होगा स्कूल में व्हाइटनर। ये सब क्रिएट करने लगी, तो ये लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए तो वो बेनिफिशियल है ना। इसके कुछ मेरिट्स देख लेते हैं। रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन अ सिंगल इंडस्ट्री, स्प्रेड रिस्क अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स, कैन यूटिलाइज और सरप्लस रिसोर्स एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। इसके कुछ डिसएडवांटेजेस है, क्या क्या है? मैनेजमेंट में लैक एक्सपर्टीज इन अनरिलेटेड इंडस्ट्रीज, integration of unrelated business is complex, highest risk of if diversification fails। इसमें सबसे ज्यादा रिस्क होता है क्योंकि ये अनरिलेटेड प्रोडक्ट्स में यूज होता है, ना इस इंसान को, इस सप्लायर को, मैन्युफैक्चरर को इसके बारे में पता है, ना इस सप्लायर को ये कैसे डील करता है, वर्क करता है, इसके बारे में पता है। तो कहीं ना कहीं हाई रिस्क तो होता ही है। चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले, फिर डिस्कस करते हैं, सम अप करते हैं अपना ये लेक्चर वीडियो। और हमने आज पढ़ा डिफरेंट टाइप ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन।
इसमें क्या क्या हमने पढ़ा, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, लेटरल, सर्कुलर एंड डायगोनल। इसमें क्या क्या पढ़ा, इसका नेचर क्या क्या होता है, हॉरिजॉन्टल का सेम इंडस्ट्री सेम प्रोडक्ट, इसमें क्या होता है सेम इंडस्ट्री डिफरेंट प्रोडक्ट स्टेजेस। लेटरल में क्या होता है, रिलेटेड इंडस्ट्री कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती है ये। सर्कुलर में क्या होता है, सेम इंडस्ट्री बट एक्सपेंशन हो जाता है बस। डायगोनल में अनरिलेटेड इंडस्ट्रीज और डिफरेंट प्रोडक्ट्स ये प्रोड्यूस करते हैं। इसका पर्पस क्या क्या होता है, हॉरिजॉन्टल का पर्पस क्या होता है, रिड्यूस कंपटीशन, इंक्रीज मार्केट शेयर। वर्टिकल का क्या होता है, कंट्रोल सप्लाई चेन, रिड्यूस कॉस्ट। लेटरल, अचीव सिनर्जी एंड एक्सपेंड द मार्केट। सर्कुलर में क्या होता है, एक्सपेंशन एंड ऑपरेशनल ग्रोथ। डायगोनल में क्या क्या होता है, डाइवर्सिफिकेशन एंड रिस्क रिडक्शन। अब इसका कंपटीशन इफेक्ट अगर हम देखें तो वो क्या क्या होता है, रिड्यूस कंपटीशन, हॉरिजॉन्टल में कंपटीशन रिड्यूस होता है। वर्टिकल में हो सकता है और नहीं भी हो सकता कि कंपटीशन रिड्यूस हो, इट्स अप टू द टाइप ऑफ इंडस्ट्री जिसको हम मर्ज कर रहे हैं। न्यूट्रल और इनडायरेक्ट होता है इसमें, तो न्यूट्रल और न्यूट्रल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट डायगोनल में बहुत कम होता है क्योंकि कंपटीशन तो इसमें होता ही नहीं है, अनरिलेटेड प्रोडक्ट्स इसमें होते हैं। तो रिस्क क्या क्या होता है, मार्केट ऑफ मोनोपोली का रिस्क होता है सबसे ज्यादा हॉरिजॉन्टल में। ऑपरेशनल रिस्क होता है वर्टिकल में, क्योंकि अगर सामान पीछे से ही गलत आया है, खराब आया है, तो मैन्युफैक्चर भी गलत होगा, देन डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास भी गलत ही जाएगा। इंटीग्रेशन रिस्क होता है लेटरल में, एक्सपेंशन रिस्क होता है सर्कुलर में, डाइवर्सिफिकेशन रिस्क होता है डायगोनल में। कि कुछ एग्जांपल्स हैं, टू कार मैन्युफैक्चरर मर्जिंग हॉरिजॉन्टल में, कार मैन्युफैक्चरर प्लस स्टील सप्लायर वर्टिकल में, ऑटोमोबाइल्स एंड ऑटो पार्ट्स कंपनी लेटरल में, textile company merged with another textile firm in a different region, automobiles plus IT service। यहाँ तक समझ आया। ये लास्ट में जो मैं ये आपको डिफरेंस बिटवीन कराती हूँ ना ऐसे टेबुलर फॉर्म में, इसका आप स्क्रीनशॉट लेके रखेंगे, अगर एग्जाम के टाइम पे आपको जरूरत पड़ी तो आप इसे भी पढ़ लेंगे, तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। चलिए, so that's all in today's lecture video. Thank you, and if you find it useful, please like, share, subscribe this channel. Have a great learning ahead. Bye.